हेलो डियर, मोस्ट वेलकम ऑन माय लेक्चर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बेहतर जा रही होगी। डियर, आज की वीडियो में हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। डियर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 2 मिनट कहना चाहूँगा कि जो एसटीएस के एमसीक्यूज होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इसमें सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें एंटोनॉम, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली उसमें 10 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के। और उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें 1 बाय यहाँ पर एक एक करके एक एक क्वेश्चन लिया जाता है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये बहुत इजी सा एमसीक्यू है कि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और इस तरीके से पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। न्यूट्रॉन जो लफ्ज़ है ये न्यूट्रल से लिया गया है और उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। दिस इज वेरी इजी एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज है जो कि पास एसटीएस 2023 में आ चुका है, तो इसको देखते हैं। इस एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज गिवन बाय। इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी n स्क्वायर, ऑप्शन डी 4n। इसका डियर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में फाइंड करने के लिए 2n स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, थोड़े से एक्सटेंशन याद रखें कि हमारे पास चार्ज शेल्स होते हैं KL, उसके बाद M एंड लास्ट में आता है N। ये बेसिकली 4 शेल्स होते हैं और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N शेल में अप्रोक्सीमेटली 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दरअसल इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2n स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये मालूम नहीं, ये पता नहीं कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। 3 इंटू 3 9 और 9 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 18। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू है, द मास नंबर इज सम ऑफ। जो मास नंबर होता है एटम का वो किस चीज से मिलकर बनता है, मतलब उसका सम क्या होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन डी प्रोटॉन्स ओनली। ये देखो, एटॉमिक मास को एक और नाम देते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मास नंबर, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, न्यूक्लियन नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ये दरअसल न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, इसलिए हम इसका एक और नाम देते हैं न्यूक्लियन नंबर। तो आप करेक्ट आंसर जान गए होंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बनाते हैं मास नंबर। करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज है, ये भी पास्ट एसटीएस में आ चुका है। जितने भी एमसीक्यूज पास्ट हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें कह रहा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोटेट किया जाता है एक स्मॉल n से, ये किस चीज को डिस्क्राइब करता है। देखो, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, शेप ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल, ओरिएंटेशन। तो देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये दरअसल एनर्जी लेवल को डिनोटेट करता है, डिस्क्राइब करता है। जितनी हायर वैल्यू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उतना ही एनर्जी लेवल क्या होगा, हायर होता है, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी एमसीक्यूज है, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल। हमारे पास सबशेल्स होते हैं, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और इस तरीके से एफ सबशेल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पी सबशेल है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स के नंबर होते हैं, 1 2 3 4।
तो डियर व्यूअर्स याद रखें कि पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच एक्सपेरिमेंट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ डेंस न्यूक्लियस। कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया कि जो न्यूक्लियस है दरअसल ये डेंस होता है। ऑप्शन ए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको तो कैंसिल आउट करें, ये यहाँ पर नहीं होगा। डियर इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए। दरअसल ये जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रदरफोर्ड, इसने एक्सपेरिमेंट किया जिसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। इसने क्या किया कि गोल्ड की शीट ली, उसमें इसने नोट किया कि जो रेडिएशंस थे वो कुछ रेडिएशन सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को भी रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है तो इसलिए एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, कि इसमें पूछ रहा है कि लोएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिटल में होता है, 3d, 4s, 4p एंड 5s। तो देखो जितने भी 4s ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें लोएस्ट एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि पहले 4s ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद में जो दूसरे ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिलअप होंगे। ओके, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच एक्सपेरिमेंट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ डेंस न्यूक्लियस। ये हमने ऊपर देखा, ये सेम यहाँ पर क्वेश्चन ऐड हो गया है तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज नंबर 9। इसमें कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक बिकॉज। जो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक में होता है वो क्यों होता है, क्या रीजन है कि वो हम उसको डायनामिक कहते हैं। ऑप्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, ऑप्शन बी ओनली द फॉरवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूज, जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो कंटिन्यू नहीं होता, इसमें कह रहा है कि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू, ऑप्शन सी बोथ रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम टाइम, ऑप्शन डी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डियर इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी बोथ रिएक्शन। इसका मतलब ये कि एक साइड होता है फॉरवर्ड और उसका जो दूसरी साइड होता है वो कहलाता है रिवर्स रिएक्शन, जहाँ इसे हम कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन साइमल्टेनियसली ये सेम टाइम पर कंटिन्यू रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायनामिक में होगा। यही वजह है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 एमसीक्यूज, ली टीचर्स प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक प्रिंसिपल अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रेडिकेट द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ली टीचर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है। 11 क्वेश्चन, अ कैटलिस्ट अफेक्ट इक्विलिब्रियम बाय। जो कैटलिस्ट होते हैं ये अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर बाय द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट यील्ड, स्पीडिंग बोथ रिएक्शंस, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। डियर व्यूअर्स इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी। जो कैटलिस्ट होते हैं ये दरअसल दोनों रिएक्शन की दोनों साइड्स को, यहाँ पर हमने बात की फॉरवर्ड साइड को एंड बैकवर्ड साइड, जहाँ पर रिवर्स रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं, जैसे कि रिएक्शन सेकंड में जल्दी जल्दी से परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। एमसीक्यूज नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। जी, हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन ए गैस को, ऑप्शन बी सॉलिड को, ऑप्शन बी एक्वस को, सॉरी ऑप्शन सी एक्वस को, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। तो हम सॉलिड को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13, इफ Q इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द सिस्टम इज। इसमें कह रहा है डियर व्यूअर्स, अगर ये जो क्वेश्चन है ये Q को हम कहते हैं क्वेश्चन और इसे बयान करते हैं द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दैट्स नोन एज क्वेश्चन। अगर ये ज़्यादा होगा
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो सिस्टम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, इज एट इक्विलिब्रियम, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उनकी दोनों की जो है वो इक्वल होंगी। ऑप्शन बी, प्रोसीड्स फॉरवर्ड, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिवर्स में आएगा या रुक जाएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो रिएक्शन है वो प्रोसीड रिवर्स वापस आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ऐसा होता है। अगर इसका जो क्वेश्चन है इससे लेस है तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। ओके, इस कंडीशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14, इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट आर, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट क्या होता है? ऑलवेज वन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोलर मास। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल होते हैं, इतना इसका कंपोनेंट एक्सपोनेंट्स होता है। एमसीक्यू नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग हैज डेफिनेटिव शेप, बहुत इजी एमसीक्यू है। कौन सा नीचे में से हमें बताना है कि जिसके पास डेफिनेटिव शेप होगा एंड वॉल्यूम होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, सॉलिड के पास शेप भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है। बॉयस लॉ किसके साथ रिलेटेड करता है? तो हमें पता है बॉयस लॉ डिफाइन करते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इट मींस ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का हमें रिलेटेड करता है, रिलेशन बताता है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है डियर व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एमसीक्यू नंबर 17, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। व्यूअर्स इसमें हमें बताना है कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? एमएमजीएच, एटीएम, टॉर, पास्कल। तो ये याद रखिए, ये सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एसआई यूनिट को चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, पास्कल। और ये भी याद रखें, जो एक पास्कल होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडियल गैस ओबे, आइडियल गैस किस इक्वेशन को ओबे करता है? दिस इज वेरी इजी एमसीक्यूज। ऑप्शन ए, वंडर वाल्स इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर इक्वल होता है nRT ओवर V स्क्वायर, यहाँ पर नन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, PV इक्वल होता है nRT के, ये जो R है दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 19, और ये भी पास 2023 का एमसीक्यूज लिया गया है। इसमें पूछ रहा है रियल गैस डिविएट्स होते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, किस चीज़ पर जो रियल गैस होते हैं वो डिविएट हो जाते हैं? ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लो इसका टेम्परेचर होता है एंड हाई इसका प्रेशर होता है। ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। एमसीक्यू नंबर 20, वेपर प्रेशर इंक्रीज विद, किस चीज़ को हम इंक्रीज करवाएं कि जो हमारा वेपर प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाए? अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करवाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है? बिल्कुल नहीं जी। टेम्परेचर को अब अगर हम इंक्रीज करवाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यस, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। 21st एमसीक्यूज है। इसमें पूछ रहा है कि विच फोर्स होल्ड द लेटेस्ट आयनिक सॉलिड्स, कौन सा फोर्स होता है, कौन सा बॉन्ड होता है जो लेटेस्ट को आयनिक सॉलिड को होल्ड करके रखता है? कोवलेंट, डाइपोल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि लेटेस्ट को आपस में कंबाइन करके रखता है, होल्ड करके रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है आयनिक की, और आयनिक का मतलब होता है जब भी हम आयनिक की बात करेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए प्लस और माइनस की बात की जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। 22nd एमसीक्यू, द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? चेंज इन टेम्परेचर पर टाइम, चेंज इन प्रेशर पर टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम, चेंज इन वॉल्यूम पर टाइम। तो देखो, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम कंसंट्रेशन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बनेगा। जब भी चेंज आएगा कंसंट्रेशन में
टाइम के साथ साथ, तो हम कहेंगे दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। 23rd MCQs, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमें यूनिट चूज करना है, ये भी पास्ट MCQ है। ऑप्शन ए मोल पर लीटर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली पर सेकेंड इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, ठीक है। 24 MCQs, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा फैक्टर होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट या फिर सारे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करता है, बिल्कुल, और कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जब भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ओके। और इस तरीके से कैटालिस्ट भी उस पर अफेक्ट करता है। आई होप आपको ये सारे MCQs अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। और ये हम MCQs इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपको ये लेक्चर्स अटेंड करने होंगे जिससे कि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 25, एक्टिवेशन एनर्जी इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ऑप्शन ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, ऑप्शन बी टोटल बॉन्ड एनर्जी, ऑप्शन सी एनर्जी रिलीज होता है इसमें, ऑप्शन डी कह रहा है इक्विलिब्रियम एनर्जी। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट MCQ है, कैटालिस्ट वर्क बाय। कैटालिस्ट वर्क करते हैं बाय द इंक्रीज ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी। जी का मतलब होता है गिब्स। ऑप्शन बी लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग रेट। तो डियर व्यूअर्स, कैटालिस्ट की बात जब भी की जाए तो इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये इसको स्लो किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, लो किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बनेगा इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs 27, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन। जो पहला लॉ होता है थर्मोडायनामिक्स का, ये किस चीज पर बेस करता है? ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी पर डिपेंड करता है, या फिर एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो देखो, जो थर्मोडायनामिक्स होता है इसमें क्या होता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर किया जाता है विदाउट उसमें चेंजिंग किए बगैर। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो है ऑप्शन ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट MCQ 28, इसमें पूछ रहा है कि चेंज इन हीट दिस इज अ लोअर देन जीरो दैट्स इंडिकेट। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल। तो जब भी एनर्जी जीरो से कम होता है इसका मतलब है कि दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। 29 MCQs, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या यूनिट होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। जूल पर मोल, जूल पर मोल केल्विन, किलो जूल कैलोरी। फिर इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, जूल पर मोल केल्विन। 30 MCQ है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैज। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के पास क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो, gives free energy greater than zero, change in entropy, change in enthalpy। ठीक, देखो दरअसल ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जब भी गिव्स फ्री एनर्जी कम होता है तो ये कहलाता है दरअसल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जितने भी होते हैं ना डेरिवेटिव्स जो कि खुद ब खुद होते रहते हैं, उनकी गिव्स फ्री एनर्जी जीरो से कम होता है। ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर।
31 MCQs. Enthalpy change is represented by. चेंज इन एंथैल्पी किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सेम ही बात है, यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया कि डेल्टा एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन आर, हम किस कंडीशन पर स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब किस कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं? 1 atm 25 सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 atm 25 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1 atm 100 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1 atm 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 0 atm 25 सेंटीग्रेड। ये तो सबको पता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 atm 25 सेंटीग्रेड को हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 33, इंटरनल एनर्जी चेंज इज गिवन बाय। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं? Q माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, ऑप्शन बी W माइनस Q, Q प्लस W, W ओवर Q। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Q प्लस W होता है। दिस इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्सीडेशन अकर एट। ऑक्सीडेशन किस चीज़ पर होता है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एमसीक्यू दिया गया है। कैथोड पर, एनोड पर, बोथ या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, जो ऑक्सीडेशन होता है डियर व्यूअर्स, ये एनोड पर परफॉर्म किया जाता है, और जो रिडक्शन होता है ये दरअसल कैथोड पर परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? और ये भी पास्ट एमसीक्यू है। 35 एमसीक्यूज, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट ड्यू टू। जब भी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको किस चीज़ से कंडक्ट करवाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से, आयन से, वाटर से, गिब्स बबल से। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर बनता है इलेक्ट्रॉन, आयन से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। क्लियर? एमसीक्यू नंबर 36, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का क्या यूनिट बनता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलम। तो वोल्ट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, एंड एम्पियर करंट का यूनिट होता है, और जो भी है ये दरअसल चार्ज का यूनिट होता है, और चार्ज को रिप्रेजेंट करवाते हैं क्यू से। क्यू इट मीन्स चार्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं डियर व्यूअर्स। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड यूजिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? ये भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। डेल्टा एच से, डेल्टा जी से, ई सेल इक्वल होता है ई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी में कह रहा है कि पी वी एन आर टी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ई सेल इक्वल होता है ई रिडक्शन, आर ई डी का मतलब रिडक्शन, एंड ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। 38 एमसीक्यूज, विच इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को एज अ रेफरेंस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जिंक से, कॉपर से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से या फिर सिल्वर से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। याद रखें, जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो ये कहलाता है नेगेटिव, और जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कम होता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव। क्लियर? आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया। खैर, हम 39 एमसीक्यूज की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम होता है, किस चीज़ को ये कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, हीट इंटू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंटू केमिकल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है डियर ऑप्शन सी। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनका काम ये होता है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देते हैं। 40 एमसीक्यूज है। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ न्यूट्रॉन। तो डियर व्यूअर्स, हमें पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं
ये दरअसल दो एटम के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इस तरीके से हम उसको कहते हैं दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बनेगा इस एमसीक्यूज का आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 41, आयोनिक बॉन्ड इज, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, डायरेक्शनल होता है, फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बनता है, बिटवीन नॉन मेटल्स, क्या ये नॉन मेटल्स की वजह से बनता है? देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करने से बनते हैं, मतलब एक एटम से दूसरी एटम तक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं 42 एमसीक्यू की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स, इन कंपाउंड्स में से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? HCl के दरमियान, मीथेन के दरमियान, वाटर के दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वाटर के दरमियान हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। एमसीक्यू नंबर 43 कि मीथेन की बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 90, 104.5, 120, 109.5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 109.5 मीथेन के अंदर इतना एंगल बनता है। एमसीक्यू नंबर 44, द ऑक्टेट रूल स्टेट्स, ऑक्टेट रूल को किस तरीके से बयान किया जाता है, स्टेटमेंट होता है इसका? 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, क्या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर लास्ट में कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सॉरी न्यूट्रॉन होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी वैलेंस शेल के अंदर। और इसी वजह से जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। समटाइम डुप्लेट भी कंप्लीट करते हैं और समटाइम ऑक्टेट भी कंप्लीट करते हैं, ये भी क्लियर कर दें। एमसीक्यू 45, टाइप ऑफ बॉन्ड इन NaCl, इस कंपाउंड में टेबल चार्ट में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो इसमें होता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्लोरीन के पास। बहुत इजी एमसीक्यूज हैं, समटाइम STS वाले एक बेसिक्स टू एडवांस एमसीक्यूज देते हैं, इसलिए आपको बेसिक से एडवांस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। खैर हम आगे बढ़ते हैं 46 एमसीक्यूज पर। अल्कोहल रिएक्ट विद टू प्रोड्यूस ईस्टर, अल्कोहल किस चीज़ से रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं? वाटर से, कार्बोहाइड्रेट से, ईथर से, कीटोन से? तो जब भी अल्कोहल ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो ईस्टर को प्रोड्यूस करवाते हैं, इससे हम कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। ये भी क्लियर होना चाहिए। 47 एमसीक्यूज, फर्मेंटेशन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, या फिर बायोकेमिकल? ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, जो फर्मेंटेशन होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है। 48 एमसीक्यूज है कि सोडियम जब भी इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो वो किस चीज़ को बनाता है? हाइड्रोजन को, बेंजीन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को? ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इसके दरमियान से रिलीज होता है। तो खैर हमने केमिस्ट्री के 48 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे फिजिक्स की, और इसके तरीके से टेस्ट से पहले एक दिन पहले हम ओवरऑल जितने भी लेक्चर्स हैं उनको शॉर्ट लाइन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।